हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं विकास के बारे में, इवोल्यूशन चैप्टर। आइए देखते हैं इवोल्यूशन चैप्टर विकास का तीसरी हेडिंग, विकास के क्या प्रमाण हैं। विकास के प्रमाण क्या हैं, कौन कौन से सबूत हैं जिससे हमें स्पष्ट हो सके कि इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। इन्हीं बातों पर आज मैं चर्चा करूंगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं विकास के प्रमाण क्या हैं। तो ध्यान से आप समझें। पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है, इस बात के कई प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है कि चट्टानों के अंदर, ठीक है, चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। ठीक है, तो अगर हम चट्टानों के अंदर देखें तो उसमें जीवाश्म के रूप में, ठीक है, जीवों के पार्ट्स, जीवों के हिस्से जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। उनके कठोर अंग जो हैं अवशेष के रूप में विद्यमान हैं, जिससे हमें विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म के रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान हैं। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती हैं। ठीक है, जो चट्टानें होती हैं वह अवसाद या तलछट से बनी होती हैं तथा भूपथरी अर्थक्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अगर अर्थक्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो इसमें कई लेयर पाए जाएंगे, कई परत पाए जाएंगे, और उन परत से हम जीवों के बनने के प्रकार, विकास के बारे में हम अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के कई प्रमाण हैं। पहला है, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान हैं। चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती हैं और भूपरथरी अर्थक्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास का गवाह है। ठीक है, तो जब आप अर्थक्रस्ट को देखेंगे तो उसके अनुप्रस्थ काट में एक तलछट के ऊपर दूसरा तीसरा तलछट इस तरह से जमा रहेगा और यह पृथ्वी के लंबे इतिहास का गवाह है। भिन्न आयु के चट्टानों के तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं। ठीक है, तो जो परत दर परत तलछट बने हुए हैं जिससे पृथ्वी के लंबे इतिहास के प्रमाण मिलते हैं, इन परत दर परत तलछटों में भिन्न आयु के चट्टानों के तलछटों में भिन्न जीव रूप में पाए गए हैं। अलग अलग जीव जो हैं उसमें पाए जाते हैं, जो कि संभवतः उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे। ठीक है, तो जब हम अर्थक्रस्ट का अध्ययन करते हैं, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, तो अलग अलग हमें लेयर मिलता है तलछट का, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीव हमें मिलते हैं और वह उस समय उस तलछट बनने के दौरान जो है मरे थे। उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, जो जीव मिलते हैं उनमें से कुछ जीव जो हैं आधुनिक जीवों से, ठीक है, मिलते जुलते हैं। इसका हम देखेंगे चित्र 7.2 में। वे विलुप्त जीवों जैसे कि डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आधुनिक जीवों से मिलते हैं। ठीक है, और वे विलुप्त जीव अर्थात डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डायनासोर जो विलुप्त हो चुका है उसका प्रतिनिधित्व कौन कौन से जीव करते हैं। चित्र 7.2 को देखते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका फिगर है चित्र 7.2, जिसमें देखें ध्यान से डायनासोरों का वंश वृक्ष और उनके आज के मिलते जुलते जीव जैसे कि मगरमच्छ, पक्षी आदि। ठीक है, तो यहाँ पे डायनासोरों का वंश वृक्ष दिखाया गया है, जिसमें आज के जो मिलते जुलते जीव हैं उनसे वे मगरमच्छ और पक्षी, इनको भी इसमें दिखाया गया है। तो आप ध्यान से देखें, यह आप देख रहे हैं कि डायनासोर हैं। यह है आपका ब्रैंकियोसॉरस, ठीक है, यह आपका स्टेगोसॉरस,
ठीक है। और इससे मिलते जुलते ही जीव आप देख रहे हैं, यह है आपका क्रोकोडिलन, ठीक है, क्रोकोडिलन है जो आज पाया जाता है। यह इनसे ही मिलता जुलता जीव है। यह आपका आर्कियोपेट्रिक्स है, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स है। इसी का वंशज आगे देखें, यह है आपका टेरेनोडॉन है। यह आपका टाइरेनोसॉरस है, यह आपका ट्राइसेरेटापस है, ठीक है। तो यह जो है डायनासोर के वंशज हैं, ट्राइसेरोटापस, ट्राइरेनोसोरस, स्टेनोसोरस, ब्रेंकियोसोरस, आर्कियोप्टेरिक्स, यह सब समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। टेरेनोडॉन ये सब विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन जो इससे मिलते जुलते जीव हैं, जैसे आप देख रहे हैं क्रोकोडिलन, यह जो है आज पाया जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त अध्ययन जो है यह हमें बताते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं, ठीक है। समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहते हैं। तो समय समय पर जो है पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ रूप जो होते हैं वह विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहते हैं। अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए, ठीक है। जीवों के जो रूप हैं वे विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पहले ओटोलोजिकल प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। इन्हें पैलियोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी आपको अभी तक बताया गया डायनासोर के रिस्पेक्ट में आपको समझाया गया, जो आज के जीव हैं वे उन्हीं के वंशज हैं। जैसे कि आपने मगरमच्छ देखा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि समय समय पर पृथ्वी पे जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ विशेष भूवैज्ञानिक काल तक सीमित रहे हैं। अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए। इन सभी को पैलियोटोलॉजिकल, ठीक है, प्रमाण कहा जाता है। पैलियोटोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है, पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं ध्यान से। क्या तुम्हें याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और इसके सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो यह आप रेडियो एक्टिव चैप्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे जो है आयु का निर्धारण किया जाता है। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग को वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। इसका फार्मूला भी आपको वहाँ पे बताया जाएगा, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, यह एक प्रमाण था। दूसरा प्रमाण देखते हैं, तुलनात्मक शरीर विज्ञान। तुलनात्मक शरीर विज्ञान अर्थात शारीरिकी या आकृति विज्ञान, आकार की, आज के जीवों में तथा वर्षों पहले पूर्व विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता और विभिन्नता दर्शाता है, ठीक है। तो आज के जीव और पुराने जीव को कनेक्टिविटी को अगर देखा जाए तो जो शारीरिकी है, आकार की है, तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आज के जीवों में और वर्षों पूर्व उपस्थित जीवों के बीच एक रूपता और विभिन्नता को दर्शाता है। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वज के साथ के रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम तुलनात्मक शरीर विज्ञान और आकृति विज्ञान, ठीक है, आज के जीवों में और वर्षों पहले जो जीव थे उनमें कंपेयर करें तो उनके बीच में एक रूपता और विभिन्नता मिलती है। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वज के साथ के रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है। अर्थात जो भी पूर्वज हैं इनमें और आज के और पहले जो पाए गए थे उनमें आपस में समानता थी। इस आधार पे हम उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए व्हेल, चमगादड़ों, चीता और मानव, यह सभी क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी हैं, अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं, ठीक है। तो व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव सभी स्तनधारी हैं और इनके जो अग्रपाद होते हैं उनकी हड्डियां जो होती हैं, अस्थियां जो होती हैं, वे आपस में समानता दिखाते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि इनमें एक रूपता पाई जाती है, अर्थात यह जीव आपस में कभी न कभी जुड़े हुए
थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव सभी स्तनधारी अग्रपाद की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं। ठीक है, तो अग्रपाद की जो अस्थियां हैं उनमें समानता नजर आती है, लेकिन उनके वर्क जो होते हैं, कार्य जो होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है। ठीक है, वे यद्यप जो है भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन उनकी जो शारीरिक संरचना होती है वह समान होती है। जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेसल्स, मेटाकार्पेसल्स, फलेंजेज आदि। ठीक है, तो व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद की जो हड्डियां होती हैं उनमें आपस में समानता होती है, लेकिन वे अलग अलग क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है। जैसे कि उनकी जो ह्यूमरस होती है, प्रगंडिका होती है, प्रकोष्ठिका रेडियस जो होती है, अंतःप्रकोष्ठिका अल्ना, मणिबद्धिका कार्पेसल्स, करभिका तथा मेटाकार्पेसल्स और अंगुलास्थि फलेंजेज आदि में समानता पाई जाती हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण, अलग अलग कार्य संपन्न करने के कारण वही संरचना भिन्न रूप ले लेती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उनकी जो अस्थियां होती हैं वे समान होती हैं, लेकिन अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने के कारण, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के कार्य करने के कारण इनमें जो है रचना भिन्न रूप ले लेती है, और ये अपसारी विकास है। इसे जो है अपसारी विकास कहा जाता है। और यह संरचनाएं जो हैं इन्हें समजाती संरचनाएं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव के अग्रपाद की अस्थियां में समानता होती है, अग्रपाद की हड्डियों में समानता होती है। ठीक है, अग्रपाद की अस्थियां समानता दर्शाते हैं। वे यद्यप भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही संरचना भिन्न भिन्न रूप ले लेती है। ठीक है, ये अपसारी विकास है। इसे कौन सा विकास कहते हैं? इसे अपसारी विकास कहते हैं। और यह संरचनाएं समजाती होती हैं, जिसमें समान पूर्वज परंपरा होती है, और यह घटना समजातता कहलाती है। ठीक है, तो यह घटना क्या होती है? समजातता कहलाती है। तो समजातता किसे कहेंगे? भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण वही संरचना भिन्न रूप ले लेती है, और इनका जो शारीरिक संरचना होता है वह समान होता है, लेकिन वे कार्य क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। ये अपसारी विकास हैं, और यह संरचनाएं जो होती हैं इन्हें समजाती होती हैं, जिनमें समान पूर्वज परंपरा होती है, और इसी घटना को समजातता कहते हैं। एक दूसरा अगर उदाहरण लें, अन्य उदाहरण है कशेरुकी हृदय और मस्तिष्क की है। ठीक है, तो जो कशेरुकी होते हैं उनके हृदय और मस्तिष्क की है। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटों और प्रतानों में भी समझौता का प्रदर्शन दिखाई देता है। ठीक है, तो समझौता का प्रदर्शन जो है हमें प्लांट में भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने बताया कि समजातता क्या होती है। तो समजातता में जो है शारीरिक संरचना समान होती है। ठीक है, इनकी शारीरिक संरचना समान होती है, लेकिन इनका वर्क जो है अलग अलग होता है। इसे समजातता कहते हैं, और इन संरचना को समजातीय कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण है कशेरुकी हृदय और मस्तिष्क की। इसी प्रकार से पेड़ों में भी बोगनविलिया और कुकुरबिटा के कांटों और प्रतानों में भी समजातता प्रदर्शन दिखता है। ठीक है, तो बोगनविलिया और कुकुरबिटा में भी समजातता का गुण दिखाई देता है, जिसमें आप कांटा और प्रतान को देख सकते हैं। ठीक है, जिनकी उत्पत्ति क्या है? समान होती है, लेकिन कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यह फिगर देखें, यह दो फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका बोगनविलिया है जिसमें यह कांटे निकले हुए हैं, और यह है आपका कुकुरबिटा जिसमें प्रतान निकले हुए हैं, टेंटिकल्स निकले हुए हैं। इनकी जो उत्पत्ति होती है यह समान होती है, लेकिन दोनों का वर्क क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थात यह दोनों एक दूसरे के समजाती हैं,
और यह घटना जो है समजातता कहलाती है। ठीक है, तो समजातता क्या होती है? जब उत्पत्ति क्या हो? समान हो, लेकिन कार्य क्या हो? अलग अलग हो, तो इसे समजातता कहते हैं। ठीक है, आगे देखें तुल्य रूपता। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, तो जो तुल्य रूपता है वह ठीक विपरीत स्थिति को दर्शाती है। पक्षी और तितली के पंख लगभग समान दिखते हैं। ठीक है, पक्षी और तितली के पंख जो हैं लगभग समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की संरचना में समानता है। ठीक है, तो जब जो है आपस में देखने में समानता हो लेकिन उत्पत्ति क्या हो? असमान हो, तो इसे क्या कहते हैं? तुल्य रूपता कहते हैं। जब देखने में समानता हो लेकिन उत्पत्ति क्या हो? असमान हो, ठीक है, तो इसे तुल्य रूपता कहा जाता है। तो तुल्य रूपता जो है वह समजातता का क्या है? बिल्कुल उल्टा होता है। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दर्शाती है। पक्षी और तितली के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा समान नहीं है। ठीक है, पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है और न ही शरीर की रचना में समानता होती है, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण आप ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखों की है। ठीक है, अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण जो है ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखों में है, आंखों की है। या पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षों अर्थात फ्लिपर में अनुरूपता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनुरूपता या तुल्य रूपता जो है वह ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखों की भी है और पेंगुइन डॉल्फिन मछलियों के पंखों अर्थात फ्लिपर्स में भी अनुरूपता पाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ पे आप देख सकते हैं तुल्य रूपता अनुरूपता के बारे में। यह मानव, चीता, व्हेल और चमगादड़, इनमें जो है अनुरूपता आप देख सकते हैं। इनमें इनके बोन में, इनकी हड्डियों में आप अनुरूपता देख सकते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषता के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूल विशेषताओं को चयनित किया, क्योंकि उनके क्रियाकलाप समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता के आधार पर अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार से समजातता भी अभिसारी विकास है। ठीक है, तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे शकरकंद में आप देख रहे हैं जड़ मूल का रूपांतरण, आलू में तना का रूपांतरण, यह सब आप देख सकते हैं। तो यह जो भी आपकी संरचना दिखाई गई, यह संरचना किसकी है? समजातता का। फिगर जो आप देखे हैं वो किसका उदाहरण है? समजातता का। ठीक है, इनकी जो उत्पत्ति है वह समान है, लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है। यह पौधे में है, बोगनविलिया और कुकुरबिटा में, और यह जो है जानवर में आप देख सकते हैं, इसमें जो है आपका मानव है, चीता है, व्हेल है, चमगादड़ है। इनकी उत्पत्ति क्या है? समान है, लेकिन वर्ग क्या है? अलग अलग है। तो यह समजात अंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो तुल्य रूपता क्या होता है? तुल्य रूपता जो है समजातता का उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। पक्षी और तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति एक समान नहीं होती है। पूर्वज परंपरा समान नहीं है और न ही शरीर संरचना में समानता है। ठीक है, भले ही वे दोनों उड़ने का काम करते हों, भले ही वे समान क्रिया को संपन्न करते हों। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण ऑक्टोपस और स्तनधारी की आंखों की है, या पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स में अनुरूपता है। पेंगुइन डॉल्फिन मछलियों के फ्लिपर्स में अनुरूपता है। ठीक है, कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषता के कारण, ठीक है, अगर कोई तर्क देना चाहे तो यह कह सकता है कि समान आवासीय विभिन्नता के कारण, समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूल विशेषताओं का चयनित किया। ठीक है, कोई यह तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूली विशेषताओं को चयनित किया, लेकिन क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता
के आधार अभिसारी विकास है। ठीक है, तो कोई यह बात कह सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीवों के समूह ने समान अनुकूली विशेषताओं को चयनित किया, क्योंकि उनके कार्यकलाप समान थे, फिर भी उनकी अनुरूपता के आधार पर अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार से समजातता भी क्या है, अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण जो है आप शकरकंदी में जड़ मूल रूपांतरण और आलू में तना रूपांतरण के रूप में देख सकते हैं। तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन और जीनों के कार्य क्षमता की समानताएं विविध जीवों के निश्चित क्रियाशीलता, ठीक है, प्रोटीन और जीवों के कार्य क्षमता में समानता होती है। ठीक है, जीनों पे जो भी कोड होते हैं उनके अनुसार प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यह जो है जो भी कोड होते हैं वे हर जीव पर लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोड जो है वह दूसरे जीव पर दूसरे तरह का प्रोटीन बनाता है और वही कोड जो है दूसरे जीव पर दूसरे तरह का प्रोटीन बनाता है, ऐसा नहीं होता है। इनमें समानता पाई जाती है। अगर कोई कोड है तो वह हर जीवों में वही प्रोटीन बनाएगा, वही अमीनो एसिड बनेगा। प्रोटीनों या जीनों के कार्य दक्षता की समानता विभिन्न जीवों के निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा को संकेत देती है। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। ठीक है, तो प्रोटीन और जीवों की कार्य क्षमता, प्रोटीन और जीन की कार्य क्षमता की समानता जो है वह विभिन्न जीवों में निश्चित क्रियाशीलता एक सामान्य पूर्वज परंपरा की ओर संकेत देती है कि सभी जो है एक समान पूर्वज परंपरा से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि सभी जीवों में जो जीन होता है उनसे प्रोटीन का निर्माण होगा और सेम कोड का फॉलो होता है। जैव रासायनिक समानता भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है जैसा कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए ध्यान से। मनुष्य ने पादपों एवं पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल और सुरक्षा के लिए चुना। ठीक है, मनुष्य ने जो है पादपों एवं पशुओं को सेलेक्ट किया। किस आधार पे किया? कृषि के लिए, बागवानी के लिए, खेल, सुरक्षा आदि के लिए चुना। बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया और खेती की फसलें उगाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मनुष्य जो है वह पादपों और पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल, सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती फसलें उगाई। इस सघन प्रजनन कार्यक्रम द्वारा नस्लें तैयार हुई। ठीक है, उन्होंने सघन प्रजनन कार्यक्रम किया, अच्छे किस्म का चुनाव किया जिससे नस्ल तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी। ठीक है, तो सघन प्रजनन कार्यक्रम द्वारा जो नस्लें तैयार की गई वह अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी, जैसे कि कुत्ता, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से है। ठीक है, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से है। यह तर्क दिया जा रहा है कि यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है तो प्रकृति भी यही कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती है। जब मनुष्य जो है सघन प्रजनन कार्यक्रम के द्वारा नस्ल तैयार कर सकता है, जैसे कुत्ते को तैयार किया, ठीक है, मनुष्य जो है 100 साल के भीतर यह कर सकता है, तो प्रकृति जो है यह कार्य जो है लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन के समर्थन में एक उदाहरण देखते हैं। प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में सल्वों के संग्रह का है। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का एक समर्थन जो है, अन्य अवलोकन जो है इंग्लैंड के सल्वों का है, माथ का है। देखिए ध्यान से इसको। शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले,
ठीक है। जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पे जब फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थीं, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उस समय से पहले जो है अर्थात 1850 ईस्वी में से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर सफ़ेद पंखी शलभ गहरे वर्णों की शलभ की अपेक्षा संख्या में अधिक होते थे। ठीक है। इंग्लैंड में जब प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन के समर्थन में एक अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इंग्लैंड में जो शलभ होते हैं, माथ होते हैं, उनके संग्रह के विषय में 1850 औद्योगिकरण से पहले जब शहर में जो है फैक्ट्रियाँ नहीं लगी थी, उस समय जो है इलाके में जो है यह सफ़ेद पंख वाले शलभ जो हैं अधिक मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है। और यह जो है शलभ कम मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन जब औद्योगिकरण हो गया, ठीक है, फैक्ट्रियाँ लग गईं, तो फैक्ट्रियाँ लगने के कारण जो है वहाँ से धुएं उत्पन्न हुए, जिससे जो यह कलर के थे, डार्क कलर के थे, वे जो है छिप जाते थे, लेकिन यह सफ़ेद कलर वाले नहीं छिप पाते थे और यह शिकार हो जाते थे। ठीक है। लेकिन स्टार्ट में यह बच जाते थे, यह शिकार हो जाते थे डार्क कलर वाले। क्यों? क्योंकि जब प्रदूषित एरिया नहीं था, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, तो वहाँ पे लाइकेन पाया जाता था, और लाइकेन का भी कलर जो है सफ़ेद होता है, और इसका भी कलर, कीट का भी कलर सफ़ेद होता था, माथ का भी, तो यह उसी में छिपा रहता था। और आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन जो है ऐसे जगह उगता है जहाँ प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है। तो अप्रदूषित जगह पे लाइकेन उगता है, उसी लाइकेन में यह माछ छिपा रहता था और बच जाता था, और इसकी संख्या ज़्यादा होती थी। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, उस दौरान यह कीट जो है छिप गया, क्योंकि यह डार्क कलर का था और यह वाइट कलर का था, और लाइकेन समाप्त हो गए थे औद्योगिकरण के कारण, प्रदूषण के कारण, और यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो गया और इसकी संख्या कम हो गई और इसकी संख्या बढ़ गई। ठीक है। तो श्वेत पंखों और काले पंख वाले शलभों के वृक्ष के तनों के चित्र यह प्रदूषण रहित और यह प्रदूषित क्षेत्रों में, ठीक है, यह फिगर आप देख रहे हैं दोनों। तो आइए समझते हैं इसको, यह क्या चीज़ है, समझे ध्यान से। प्राकृतिक वर्ण के समर्थन में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड के शलभों, ठीक है, के संग्रह का है। शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकरण शुरू होने से पहले अर्थात 1850 से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर सफ़ेद पंखी शलभ गहरे वर्णों के शलभ की अपेक्षा अधिक संख्या में होते थे। तो जो सफ़ेद रंग के शलभ थे वे अधिक थे औद्योगिकरण से पहले, और जो गहरे रंग वाले थे वो कम थे। लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रियाँ लग गईं, तो फैक्ट्रियों के औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के शलभ अधिक संख्या में हो गए और सफ़ेद रंग का शलभ कम हो गए। अर्थात अनुपात क्या हो गया, उल्टा हो गया। यह क्यों हो गया? इसके स्पष्टीकरण में यह बातें कही गई कि इस परीक्षण के स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया गया कि औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और कालिख के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए। इस कारण शलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले शलभ बच गए। पेड़ काले हो गए, तने काले हो गए, तो जो काले कीट थे वो छिप गए उसमें और सफ़ेद कीट दिखने लगे। लाइकेन समाप्त हो गया उस इलाके में। ठीक है। तो इस कारण शलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले शलभ बच गए और सफ़ेद शलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर सफ़ेद लाइकेन हुआ करते थे, श्वेत लाइकेन हुआ करते थे, और इस पृष्ठभूमि में श्वेत शलभ बच जाते थे और काले शलभ शिकारियों को पकड़ लिए जाते थे। काले शलभ शिकार हो जाता था। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक होते हैं? ये प्रदूषित स्थानों में नहीं उगते हैं। ठीक है। तो लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पे प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगता है, और जहाँ पे प्रदूषण नहीं है वहाँ पे लाइकेन उगता है। इसलिए शलभ इनके छद्म आवरण में सुरक्षित रह पाते थे।
इस मान्यता के समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ, जहां फैक्ट्रियां नहीं है, वहां सफ़ेद शलभ की संख्या कम थी। वहां पर श्वेत शलभों की संख्या कम थी। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है प्राकृतिक वर्ण के द्वारा शलभों से समझाया गया। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो, ठीक है, मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बच रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। ठीक है। तो जो भी जीव हैं जो प्रकृति के अनुसार, जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लिया, अनुकूलित हो गया, वह बच गया और उसकी संख्या बढ़ गई। और जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को बदला नहीं, वह क्या हो गए? नष्ट हो गए। एकदम समाप्त नहीं हो गए, लेकिन उनकी संख्या क्या हो गई? कम हो गई। मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे, किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार शाकनाशकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप कम समयावधि के केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक है। इसी प्रकार जब शाकनाशकों और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा तो जो प्रतिरोधक थे, जो जिन पर इन शाकनाशक कीटनाशक का प्रभाव नहीं हो रहा था, वही बच गए, बाकी जिन पर प्रभाव हुआ वह नष्ट हो गए। ठीक है। तो इस तरह से केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी, ठीक है, ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्र की जीवों कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी ही, यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों के समय में ही प्रतिरोधक जीव कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं। ठीक है। तो जिन हम सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स दवा प्रतिजैविक का यूज करते हैं सुकेंद्रकों में, यूकैरियोट्स में, तो अगर उनका इस्तेमाल हम करते रहें तो महीनों वर्षों में ही वे जो सूक्ष्म जीव हैं वह उनके प्रति प्रतिरोधक हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं। यह एक मनोद्भविक क्रियाओं द्वारा विकास का उदाहरण है। मानव के द्वारा किए गए विकास का यह एक उदाहरण है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद का अर्थ है कि विकास का प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद का अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है। यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों के संयोग अन्य उत्परिवर्तन पर आधारित होता है। ठीक है। तो इसके साथ हमें निश्चयवाद के अर्थ में, अगर निश्चयवाद के अर्थ में विकास को समझाया जाए तो निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक डायरेक्ट प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग, अवसरधारी घटना और जीवों के संयोग अन्य उत्परिवर्तन म्यूटेशन पर आधारित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह कुछ कारण थे जिसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा किया तीसरी हेडिंग में। ठीक है। जिसमें आपने जाना कि विकास कैसे हुआ है, विकास के प्रमाण क्या हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।